गुड आफ्टरनून दोस्तों। क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस द टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं आप सभी के साथ मयंक द्विवेदी जुड़ चुका हूं, आप सभी जुड़ जाइए। क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर क्विज कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी को उपलब्ध होता है दोस्तों। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे रेगुलर क्लासेस आप देखेंगे 3 PM to 5 PM मेरी यहाँ पे चलती ही रहती हैं। आप सभी यहाँ से जुड़ सकते हैं। आप देखिए, मैं आपके साथ ज्ञानवाणी अकेडमी का डायरेक्टर मयंक द्विवेदी, 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, हिमालयन पब्लिकेशन का चीफ एडिटर, 12 प्रसिद्ध किताबों का लेखक। मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी_ मयंक द्विवेदी। तो आप सभी दोस्तों यहाँ से जुड़ जाइए। देखिए, 12 महीने की जो फीस है, सब्सक्रिप्शन फीस है प्लस पे, वो आप देखेंगे 49,500 रुपये है, जहाँ 10% डिस्काउंट के साथ आप सभी को 44,550 रुपये फीस देना पड़ता है। 24 महीने की जो फीस है दोस्तों, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ आप जहाँ फीस 72,000 रुपये है, आपको 10% डिस्काउंट के साथ वो फीस 64,800 रुपये की पड़ती है। 36 महीने की 90,000 रुपये फीस है, जो 10% डिस्काउंट के साथ आपकी 81,000 रुपये फीस पड़ती है दोस्तों। मैं आप सभी के साथ मयंक1 प्रोमो कोड के साथ जुड़ा हूँ, मयंक द्विवेदी। आप सभी देखिए, 2 प्लेटफॉर्म है, जहाँ एक आइकॉनिक है और एक प्लस प्लेटफॉर्म है। तो आइकॉनिक प्लेटफॉर्म जहाँ आपको फैसिलिटी मिलती है पर्सनल कोर्स की, डेली मेंस एंड क्विज प्रैक्टिस की, पर्सनल एसडी प्लानर की और पर्सनलाइज्ड फीडबैक की। तो आप सभी देखिए दोस्तों, इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा प्लस से, तो फैसिलिटी भी ज़्यादा। 12 महीने की जो फीस है वो 69,500 है, 10% डिस्काउंट के साथ 62,550 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। 24 महीने की 1,07,000 है, तो 96,300 रुपये आपको देना पड़ता है 10% डिस्काउंट के साथ दोस्तों। 36 महीने की फ़ीस 1,41,000 है, तो आप सभी को 1,26,000 रुपये देना पड़ता है 10% डिस्काउंट के साथ। आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरा प्रोमो कोड यानी मयंक1। तो आप चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का चैप्टर, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है आप सभी का, खिलजी वंश। दोस्तों हम लोग एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग खिलजी वंश को पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। एक महत्वपूर्ण वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। इसके लिए आप देखेंगे खिलजी क्रांति भी जानी जाती है, खिलजी क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका जो टाइम मेरा रहा वो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। आपको पता है कि गुलाम वंश की समाप्ति के बाद, है ना, गुलाम वंश की समाप्ति के बाद इस वंश का उदय हुआ दोस्तों। अगर हम लोग पूरी बातें इस पे करेंगे, पूरी चर्चा विस्तृत चर्चा करेंगे। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। इसको अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग, जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। खिलजी वंश को खिलजी क्रांति की भी संज्ञा दी जाती है। इसके निम्न कारण थे, थोड़ा देख लेते हैं। खिलजी वंश की स्थापना के साथ सल्तनत में नस्लवादी प्रवृत्ति का अंत हुआ तथा प्रशासन में वंश और कुल के स्थान पर अब योग्यता को आधार बनाया जाने लगा। इट इज़ द ड्रास्टिक चेंज इन मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन जो बदलाव हुआ वो अब ये हुआ कि कोई जाति वंश परंपरा का नहीं, बल्कि योग्यता आधार होगा। खिलजियों ने बिना किसी वर्ग के समर्थन के, शक्ति के बल पर न केवल साम्राज्य की स्थापना की, शासन की स्थापना की, बल्कि एक बड़े साम्राज्य को भी इन लोगों ने स्थापित किया दोस्तों। एक बड़ा बदलाव देखा जाता है। देखिए, इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका सबसे महान शासक था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी इसका दूसरा शासक था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह यह इसका अंतिम शासक माना जाता है। नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से भी जाना जाता है। इसे कुछ माह तक यह शासक रहा, बाद में सत्ता बदल जाती है और तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है दोस्तों। तो हम लोग एक एक क्रम से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस वंश की स्थापना हुई दोस्तों। तो हम लोग शुरू करेंगे खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश। और इसकी कनेक्टिविटी जो हम लोग देखेंगे तो गुलाम वंश से दोस्तों। देखिए, चर्चा अगर हम लोग करते हैं इस पर, तो देखिए जब आप देखेंगे गुलाम वंश में बलवन की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? बलवन की मृत्यु हो जाती है, राइट है ना। बलवन की मृत्यु हो गई तो इसका जो उत्तराधिकारी था, इसका उत्तराधिकारी जिसका नाम था कैकुआद, राइट है ना। इसके उत्तराधिकारी का नाम क्या था? कैकुआद, ठीक है, कैकुआद का स्वभाव कैसा था? वो एक विलासी शासक था। विलासी का मतलब ये था कि उसका राजकाज में विशेष ध्यान न देकर के व्यक्तिगत जीवन के सुविधाओं पर विशेष ध्यान था। यह अत्यधिक शराब भी पीता था, अत्यधिक शराब पीने वाला शासक था।
जिसके आप समझ सकते हैं कि यह अपनी चेतना में नहीं रहता था, जिसके कारण इसके शासन पद्धतियों में इसका महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। दोस्तों माना यह जाता है कि जो कैकुवात था, इसकी मृत्यु के बाद, कैकुवात के मृत्यु के बाद एक शासक बना। अच्छा, कैकुवात के ही मंत्री के तौर पे, कैकुवात के शासनकाल में मंत्री देखा जाए तो अपनी योग्यता के बेस पे एक मंत्री था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, ये कोई तुर्की परंपरा से नहीं थी, ठीक है, लेकिन यह अपनी योग्यता के आधार पर यहाँ बैठे हुए थे। और जब कैकुवात की मृत्यु हो गई तो एक शासक था क्यूमर्स, राइट है ना, क्यूमर्स सत्ता पर बैठा। और जब यह गद्दी पर बैठा तो थोड़ी देर बाद जब इसके शासन में भी बहुत महत्वाकांक्षा नहीं देखी गई तो यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दी। इसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी क्रांति के तहत, है ना, खिलजी क्रांति के तहत वंशानुगत से परे एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? खिलजी वंश। तो ये देखिए यहाँ से हुआ खिलजी वंश की शुरुआत। अब दोस्तों हम लोग एक एक करके देखेंगे कि खिलजी वंश का जो शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो किस तरीके से बढ़ा। खिलजी वंश के अगर हम लोग एक्चुअल देखें टाइम तो ये रहा 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक ये शासन चला दोस्तों। तो इसका जो पहला शासक था, अगर हम कहें संस्थापक, तो संस्थापक जो था वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था, जिसने खिलजी क्रांति लाई। और खिलजी क्रांति, सबसे बड़ी बात ये आप मानेंगे कि यह खिलजी वंश के स्थापित होते ही तुर्की अमीरों का सत्ता पर एकाधिकार और तुर्की लोगों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे इसे खिलजी क्रांति, अगर हम एग्जैक्टली जैसे अभी आपसे मैंने चर्चा किया कि खिलजी क्रांति क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए हुआ क्या कि जब खिलजी वंश की स्थापना हुई तो दो चीज़ें समाप्त हो गई। क्या क्या समाप्त हुई? एक तो जो अमीर वर्ग का हस्तक्षेप था, राइट है ना, अमीर वर्ग का जो हस्तक्षेप था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। प्लस जो तुर्की लोगों का वर्चस्व था, तुर्की वर्ग का जो वर्चस्व था वो भी यहाँ पे समाप्त हो गया। तो एक बड़ी विजय देखी गई यहाँ पर इस वंश के कारण, इसी कारण इसे तुर्की वंश भी कहते हैं। अब आप देखिए, जब यह सत्ता पर बैठा, ठीक है, सिंहासन पर बैठा, तो इसने कहाँ पर अपना राज्याभिषेक कराया? किलोखरी, राइट है ना, किलोखरी के किले पर, पंजाब के क्षेत्र में किलोखरी के किले पर इसने अपना क्या करवाया? राज्याभिषेक करवाया, राज्याभिषेक करवाया, ठीक है। इसने कहा जाए तो इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी। शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी? तो इसको कैकुवात के द्वारा इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी दोस्तों। आप देखेंगे कैकुवात ने ही इसे आरिज ममालिक का पद भी दिया था, है ना, कैकुवात के द्वारा ही इसे आरिज ए ममालिक, आप समझ सकते हैं कितना विशिष्ट पद था। अर्थात यह सेना का मंत्री था, संपूर्ण सेना इसके नियंत्रण में थी, इसीलिए देखिए सत्ता परिवर्तन करने में इसे बहुत आसानी भी मिली। अगर इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में देखें, स्पेशल इसके पूरे टाइम पीरियड में क्या हुआ, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या था, जिसे देखेंगे कि यह जो था एक उदार शासक था, उदार शासक। और उदार शासक कहने का सेंस उस समय क्या था कि यह हिंदू जनता के प्रति उदार था, राइट है ना। अभी तक आप देखेंगे जब तुर्की सल्तनत की बात आई तो तुर्कियों ने क्या किया, वो इस्लामी परंपरा के लोग थे, उन्होंने कठोरता अपनाई भारतीयों के लिए, लेकिन इसने क्या किया, हिंदुओं के प्रति उदारता अपनाई। और यह दिल्ली का सुल्तान था, यह दिल्ली का पहला सुल्तान था, दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने दोस्तों दूसरों को प्रसन्न करने की नीति अपनाई। सब पूछा गया प्रश्न है, दूसरों को प्रसन्न करने की नीति अपनाई, ध्यान रखिएगा। अर्थात एक दूसरे को, जो भी लोग हैं पूरे भौगोलिक क्षेत्र में या इसके साम्राज्य में जो भी लोग हैं उन्हें जोड़कर चलने की नीति अपनाई गई इसके द्वारा, ठीक है। अब अगर कहा जाए तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है, इसके बारे में कोड कहा गया है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ,
एक कोटेशन है, आप देखिए कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, ठीक है, और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं। ठीक है, अब इसने इसका कहने का सेंस क्या था कि कोई भी मुसलमान हो, चाहे वह भारतीय परंपरा से जुड़ा हो, चाहे वह तुर्की परंपरा से जुड़ा हो, अगर वह मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है तो मैं उसका रक्त नहीं बहा सकता। दोस्तों, सबसे बड़ी विशेषता अगर कहा जाए इसके शासनकाल की, तो इसके शासनकाल में ही, है ना, इसके शासनकाल में ही पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया। दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया, और दक्षिण भारत का एरिया कौन था? एक था देवगिरी और दूसरा था देवगिरी। किस पे, और इस पे आक्रमण किसने किया था? आक्रमण दिल्ली सल्तनत की ओर से जो आक्रमणकारी था वो था अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका भतीजा था, समझ गए, अलाउद्दीन खिलजी। और देवगिरी पे शासक कौन था? रामचंद्र देव, ध्यान रखिएगा। अब आप देखिएगा दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, ये पराजित हो गए, इसकी विजय हो गई, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसी के समय, है ना, और यहीं से इसने बहुत अत्यधिक धन प्राप्त किया, जिससे देवगिरी से बहुत धन प्राप्त किया इसने, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो मृत्यु है, तो आपका प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण अगर देखा जाए तो जलालुद्दीन के समय में हुआ, ठीक है ना। लेकिन किसने किया आक्रमण? अगर हम लोग देखें तो अलाउद्दीन ने किया, ठीक है। ये अंतर आपको पता होना चाहिए, किसके समय में हुआ और किसने किया आक्रमण, तो ये अंतर आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम लोग देखें कि इसकी मृत्यु कैसे हो जाती है, तो आप देखिए जलालुद्दीन खिलजी क्या हुआ कि देवगिरी की विजय के बाद, है ना, जब देवगिरी की विजय हो गई तो इसके बाद क्या हुआ कि जलालुद्दीन बहुत प्रसन्न हुआ और वह स्वागत करने के लिए किसका स्वागत करने के लिए? अपने भतीजे अलाउद्दीन का स्वागत करने के लिए वो क्या करता है, ठीक है, बढ़ता है और वह पहुंचता है इलाहाबाद। जो आज का इलाहाबाद है वो था कड़ा रियासत, ठीक है, कड़ा। और ये कौन सी क्षेत्र में आता था? कौशाम्बी, आज भी यहीं पे है। कड़ा धार्मिक स्थल भी माना जाता है प्रमुख। तो कड़ा में वह स्वागत करने के लिए पहुंचा किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने मौका देखते ही, एक सुयोग्य मौका देखते, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी की उम्र हो गई थी और ऐसी स्थिति में वह नया परिवर्तन चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी स्वतंत्र शासन करना चाहता था। तो उसने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी को 12 जुलाई, डेट भी आप याद करिए, 12 जुलाई 1296, ठीक है, 1296 ईस्वी को इसने क्या कर दिया? इसकी हत्या कर दी। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो भारतीयों का प्रिय शासक था, भारतीय जनसमूह का प्रिय शासक था। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने पहले से ही रणनीति बना ली। अलाउद्दीन खिलजी हाथी पर बैठकर उसने क्या कर दिया? आप पूरे कड़ा के क्षेत्र में या भारतीय रियासत के क्षेत्र में चांदी के सिक्के, है ना, फेंकने शुरू कर दिए। और ऐसी स्थिति में जनता का जो रुझान था वो अलाउद्दीन की ओर टिका रहा और यहाँ जलालुद्दीन की हत्या की जा चुकी थी। कड़ा को शांत करने के बाद वो आगे बढ़ा, ठीक है, और यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी एक शासक के रूप में देखा जाता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं, आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसी समय एक चर्चा आती है नवीन मुसलमान की। ये नवीन मुसलमान कौन थे? एक बड़ा प्रश्न आता है आपसे। तो 2000 मंगोल, है ना, 2000
मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, जिसके कारण इन्हें नया मुसलमान कहा गया। और दिल्ली में एक प्लेस है जिसके कहा जाता है मंगोलपुरी। दिल्ली में एक प्लेस है, एक क्षेत्र है मंगोलपुरी। ये मंगोलपुरी वहीं जाकर के बसते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, जिसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये मैंने आपको बताया। दोस्तों, अगर इस वंश के बारे में सबसे विस्तृत चर्चा करनी है तो हमें सबसे पहले किसको देखना होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अगर देखा जाए तो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासक रहा। ठीक है, तो हम लोग इस पूरे टाइम पीरियड को एक बार अच्छे तरीके से देखते हैं और अलाउद्दीन खिलजी से परिचय होते हैं। देखिए, अगर इसका स्वभाव देखा जाए, अगर हम लोग इसके स्वभाव के बारे में देखें तो यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। और आपने परिणाम भी देखा कि इसकी महत्वाकांक्षा ने ही इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करा दी। तो हम लोग कहें महत्वाकांक्षी शासक, और यह सल्तनत की साम्राज्यवादी युग का जनक था। कहा जाता है कि इसी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के विस्तार की बातें की जाने लगी। ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो और इसामी जैसे विद्वानों ने इसे एक भाग्यशाली शासक कहा गया है। मैं चर्चा करूंगा इन सब सारे बिंदुओं की। मतलब अमीर खुसरो और इसामी जैसे शासकों ने क्या कहा है? यह एक भाग्यशाली शासक था। भाग्यशाली शासक माना जाता है। ठीक है ना? क्यों माना जाता है इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आगे चल करके। ऐसे इसलिए माना जाता है, आंसर देख लीजिए, इसका आंसर ये होगा कि इसने जो भी योजनाएं बनाई वे लगभग सफल रहीं। ठीक है, वो मुख्यतः सफल ही रहीं। ठीक है, और इसने क्या किया? अपने को प्रथमतः जो था क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अगर देखा जाए प्रथम राज्याभिषेक इसने कहाँ करवाया अपना? तो यह कड़ा मानिकपुर, जहाँ पे अपने चाचा की हत्या की थी, वहाँ कड़ा मानिकपुर में इसने पहला, है ना, राज्याभिषेक कराया। ठीक है, अब देखिए बाद में इसने कहाँ करवाया? दिल्ली के लाल महल में। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आखिर दिल्ली के लाल महल को ही क्यों चुना। जो द्वितीय राज्याभिषेक इसने कराया, सेकंड राज्याभिषेक को कराया, वो दिल्ली के लाल महल में। और लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, बलबन ने करवाया था। लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने। और बलबन की क्या नीति थी? रक्त और लौह की नीति थी। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली के लाल महल में इसने अपना राज्याभिषेक कराया। तो आप समझिए कि इससे क्या था? कठोर शासन नीति वाला था। ये भी कठोर शासन नीति वाला शासक था। और आप समझिए कि कठोर शासन नीति के प्रमाण में देखा जाए तो रक्त और तलवार की नीति का चलाने वाला कौन है? वह अलाउद्दीन खिलजी है। जबकि रक्त और लौह की नीति चलाने वाला कौन है? बलबन है। तो आप देखेंगे रक्त और तलवार, अर्थात अगर किसी ने साम्राज्य में कोई भी दखल देने की कोशिश की तो उसे उसका बहुत बुरा दंड भुगतना होगा। ये बातें उन्होंने अपने तरीके से कही। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं कि साम्राज्य विस्तार की बात देख रहे हैं इनका, तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। साम्राज्य विस्तार पे देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं उत्तर भारत में इनका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक रहा। तो उत्तर भारत में दोस्तों पंजाब, सिंध और यूपी, ये तीन क्षेत्र जो थे ये इसके प्रमुख क्षेत्र माने गए कि इस क्षेत्र तक इन्होंने विस्तार किया था। वहीं अगर आप देखेंगे मध्य भारत को देखिए, मध्य भारत को देखें तो चंदेरी,
ठीक है। एलिचपुर महाराष्ट्र में है, एलिचपुर। उज्जैन, मांडू मध्य प्रदेश आपका है। फिर देखेंगे राजपूताना, यादव वंश, होयसल, काकतीय और गुजरात। गुजरात पर भी इन्होंने आक्रमण किया। ध्यान रखिए दोस्तों, यही गुजरात पर आक्रमण करने के बाद मलिक काफूर इसके साथ में आया हुआ था। ठीक है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने के समय ही अगर कुछ और चर्चा कर लें, इसे स्वतंत्र क्षेत्र कौन कौन से थे इसके शासनकाल में जहाँ पे इसके शासन नहीं था। स्वतंत्र क्षेत्र देखिए कौन कौन से थे। जैसे सबसे बड़ी बात है कि बिहार था, बंगाल का क्षेत्र था, उड़ीसा तथा कश्मीर का क्षेत्र था। और अगर देखा जाए दोस्तों और कौन से क्षेत्र थे, तो पांड्य राज्य इसके राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं थे दोस्तों। ठीक है ना। इसी के समय काल में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। इससे निपटने के लिए इसने रक्त और तलवार की नीति को अपनाया था, रक्त और तलवार। ठीक है। तो मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति का प्रयोग किया था, तो वो है रक्त और तलवार की नीति का प्रयोग किया गया। विजय देखिए कहा जाता है कि विजय और शत्रुओं के मित्र। ठीक है। जिसे क्षेत्रों को विजित करना, क्षेत्रों को जीतना तथा शत्रुओं को मित्र बनाने की नीति के कारण इसे क्या कहा जाता है, सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। तो आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं को उसकी आधिकारिक स्थिति दिलाने का काम किया। अब देखिए मित्र को, अब जैसे मान के चलिए जो हिंदू शासक थे वो नाराज होते थे, हिंदू शासक इनसे, है ना, हिंदू शासक की नाराजगी दूर की और हिंदुस्तान के लोगों की भी नाराजगी इसने दूर की। अर्थात अपने शासन में ऐसा नहीं था, यह इस्लाम धर्म को मानने वाला था, लेकिन इस्लाम के द्वारा किसी भी जो दबाव था उसे नहीं बर्दाश्त करता था। दोस्तों 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ विजय की। 1303 ईस्वी चित्तौड़ विजय, और इसका नाम बदलकर खिज्र खां रख दिया। ये खिज्र खां कौन था, खिज्र खां रख दिया, जो इसका किसका था, पुत्र था, किसका, अलाउद्दीन खिलजी। खिजराबाद, है ना, खिजराबाद नाम रख दिया, खिज्र खां के नाम पे खिजराबाद इसने नाम रख दिया। और इस अभियान में अमीर खुसरो, ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ के विजय के समय अमीर खुसरो इसके साथ था। अमीर खुसरो इसके साथ था। 1998 में 1998 कर रहा हूँ, 1298 में इसने पहला आक्रमण जो किया, पहला अभियान जो किया इसने गुजरात पे किया था। ठीक है। तो देखिए ये दोस्तों महत्वपूर्ण था। अब हम लोग अलग से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है दक्षिण राज्य पर विजय। ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डाल लेंगे दक्षिण राज्य पर विजय, और इसको लेकर के हम क्रमिक चलते हैं। ठीक है। तो दक्षिण राज्य की विजय हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, जिन्हें मिनट।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत पर विजय। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत में जो पहली विजय इसने की, पहला आक्रमण किया, वो किया था आपका देवगिरी पे। ठीक है, कहाँ पे किया था? देवगिरी पे इसने पहला आक्रमण किया था। तो आप देखेंगे देवगिरी पर जो पहला आक्रमण किया वो किसके शासनकाल में किया? तो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जैसा अभी आपको मैंने पढ़ाया। लेकिन आक्रमण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके क्रेडिट में इसको जोड़ा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर पहला आक्रमण किया था। तो आप देखेंगे कि इसका जो शासक था उसका नाम था रामचंद्र राय। ठीक है, आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र को राय की, मतलब एक रामचंद्र को क्या उपाधि दी? क्योंकि रामचंद्र युद्ध हार गया था, लेकिन फिर भी एक समझौता हुआ। समझौते के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने इसे राय रायन की उपाधि, राय रायन कई बार पूछा गया है, आपसे ध्यान रखिएगा। राय रायन की उपाधि दी गई। किसको? रामचंद्र को दिया। किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। ठीक है, और एलिचपुर, एक एलिचपुर इसका क्षेत्र था। ठीक है, एलिचपुर की पूर्ण आय, है ना, देखिए ये समझौता हुआ था। एलिचपुर जो सबसे सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था, एलिचपुर की पूर्ण आय, है ना, पूर्ण कंप्लीट इनकम, है ना, पूर्ण आय पर किसका अधिकार हो गया? है ना, किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए कि साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण नहीं किया था, बल्कि वह धन के लाभ को निरंतर महत्वपूर्ण बनाने के लिए इसने वैसा आक्रमण किया था। दूसरा आक्रमण जो हुआ दोस्तों तेलंगाना पर। देखिए तेलंगाना पर आक्रमण जब हुआ, देखिए तेलंगाना का शासक था प्रताप रुद्र देव द्वितीय। क्लियर? ये देखिए, ये इसके आक्रमण करने से पहले ही वर्सेस किसके बीच में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। ठीक है, खिलजी के बीच में आक्रमण हुआ। ये इसने सबसे पहले क्या किया? समर्पण कर दिया। और समर्पण के लिए क्या किया? इसने सोने की मूर्ति बनवाई अपनी, है ना, अपनी सोने की मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति को जंजीर से जकड़ दिया, जंजीरों से जकड़ी अपनी एक मूर्ति बनवाई। ठीक है, और इसे अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, यहीं पर मलिक काफूर ट्रांसजेंडर थे, लेकिन बहुत ही योग्य सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसे गुजरात से प्राप्त किया गया था। आप सोचिए कि मलिक काफूर ने प्रतापरुद्र से यहीं पहली बार कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। जो कोहिनूर हीरा आगे चल करके इसमें वर्तमान में महारानी एलिजाबेथ के मुकुट का शान बना हुआ है। यह कोहिनूर हीरा प्रतापरुद्र देव के पास में था और इसे प्राप्त किया था मलिक काफूर ने। मलिक काफूर कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ये इसका सेनापति था। क्लियर है? और जो इसकी तेलंगाना की जो राजधानी थी वो वारंगल थी। वारंगल, राइट, है ना, वारंगल थी। और आप देखिए कि इसने क्या किया? वारंगल पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन पुनः इसको प्रतापरुद्र देव को सौंप दिया और इन्हें रेगुलर टैक्स पेयर बना लिया, अर्थात निरंतर कर देने वाले शासक ये हो गए। ठीक है, तो ये तेलंगाना पे रहा। अब हम लोग देखेंगे कि पांड्य शासकों के साथ इसका क्या व्यवहार हुआ। पांड्य शासकों के साथ देखें, देखिए यहाँ पे क्या हुआ। पांड्य शासकों पर आक्रमण अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने, एक तरफ कौन था? मलिक काफूर ने पांड्य शासन पर आक्रमण किया और कहा जाता है कि इसने रामेश्वरम तक लूट की है। ध्यान रखिएगा, अर्थात पांड्य शासकों को बुरी तरीके से प्रभावित किया।
बुरी तरीके से प्रभावित किया। ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण बात है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आपसे जो बताने जा रहा हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ही है, अलाउद्दीन खिलजी ही पहला शासक है जिसने क्या किया, जिसने विंध्य पर्वतमाला को पार किया। क्लियर, विंध्य पर्वतमाला को प्राप्त किया और दक्षिण भारत तक अपना विस्तार किया। यह नवीन विचारधारा का शासक था, है ना, ये कहा जाए नवीन विचारधारा का शासक था। तो चलिए समझ लेते हैं नवीन विचारधारा का शासक किसे कहते हैं। ठीक है, नवीन विचारधारा का, क्योंकि देखिए इसने तर्क को महत्व दिया। तर्क को महत्व दिया, तो तर्क से कोई व्यक्ति नवीन विचारधारा का हो सकता है क्या? हाँ, तर्क से को अगर महत्व दिया तो इसने रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप्स, है ना, मिस्टीरियस अगर हम कहें, जो रहस्यमय रूढ़िवादी सिद्धांतों को इसने मना किया, अर्थात रोक दिया, चाहे वो इस्लाम धर्म की हो, चाहे वह हिंदू धर्म की हो, कि कोई भी धर्म हो। लेकिन इसमें परंपरा से चली आ रही अगर कोई धार्मिक मान्यता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया। नवीन विचारों को इसने महत्व दिया। दोस्तों छोटा सा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल, इनके बीच में क्या हुआ। देखिए सबसे पहली बात तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो है वो इसी समय हुआ, इसी समय हुआ। क्लियर, ठीक है। जबकि आप देखेंगे कि इसने मंगोलों से बचाव के लिए, मंगोलों से सुरक्षा हेतु रक्त और तलवार की नीति अपनाई। ठीक है, और दूसरा काम क्या किया, 1304 ईस्वी में सीरी का किला निर्मित किया। ठीक है, क्या निर्मित किया, सीरी का किला इसके द्वारा निर्मित किया गया। चलिए दोस्तों, तो ये रहा आप सभी के साथ मैंने जो डिस्कशन किया महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम लोग कुछ और देखेंगे, कुछ विशेष बातें अगर हम लोग देखते हैं, विशेष बातों में जैसे कुछ चीज़ें हम लेके चलते हैं इससे संबंधित। तो देखिए यह सिकंदर की भांति एक साम्राज्यवादी शासक था, है ना। अगर हम देखें तो यह सिकंदर, अलेक्जेंडर के भांति, सिकंदर की भांति एक साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्यवादी शासक था। इसने सिकंदर द्वितीय, ठीक है ना, सिकंदर द्वितीय सेकेंड, और इसे या कहा जाए सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। ठीक है, सिकंदर सानी की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, इसके शासनकाल में कुछ विद्रोह भी हुए थे, तो उस विद्रोहों को हम लोग देख लेते हैं। अगर पहला विद्रोह देखें तो कौन सा था, तो यह नवीन मुसलमानों के द्वारा। आपको याद होगा कि आपने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में 2000 मुसलमानों को नवीन मुसलमान के रूप में जाना है। ठीक है, और अन्य जो विरोधी कुछ सूबेदार थे उनमें थे जैसे अख्त खां थे, अख्त खां नाम याद रखिएगा, मलिक उमर, ठीक है, और गंगू खां, मंगू खान, ये इसके विरोधी माने जाते हैं। दोस्तों
सबसे बड़ी जो चर्चा आपसे देखेंगे वो ये है कि राज विद्रोह के दमन के लिए इसने 4 घोषणाएं की। पहला घोषणा क्या था? अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त कर ली जाए। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त कर ली जाए। ठीक है, संपत्ति जब्त करने के साथ साथ क्या था? खालसा, इनकी जो जमीन थी, इनकी जो जमीनें थी, है ना, जमीनों को खालसा, खालसा का मतलब होता है सरकारी, खालसा भूमि बना दी जाए। ठीक है, दूसरा क्या किया इसने? गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत की। गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत की, इंटेलिजेंस ब्यूरो एक तरीके से इसने फैलाया। और इसमें क्या कर दिया? दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया, अल्कोहल पूरी तरीके से बंद कर दिया। यह पहला ऐसा शासक था। अमीरों को संगठित मिलने से मना कर दिया। ऐसा क्यों किया? अमीरों को संगठित मिलने से मना कर दिया। कारण ये था कि जब अमीर एक साथ मिलेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसी स्थिति में इसने अमीरों को संगठित होने से मना कर दिया। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग देखेंगे राजनीतिक आदर्श, जो पॉलिटिकल आदर्श हैं वो हम लोग देखेंगे। राजनीतिक आदर्श, ठीक है, देखो राजनीति को इसने सबसे बड़ी बात क्या थी कि राजनीति को कभी भी धर्म से प्रभावित नहीं होने दिया। कभी भी धर्म से प्रभावित नहीं होने दिया, ध्यान रखिएगा। और धर्म गुरु जो थे, इस्लाम के धर्म गुरु जैसे खलीफाओं का हस्तक्षेप शासन से बाहर रखा। मतलब इन्होंने कभी भी खलीफाओं को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। ठीक है, निरंकुश, ये क्या करता था? निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। निरंकुश, इसका क्या मतलब होता है? निरंकुश राजतंत्र का अर्थात अगर कहा जाए तो जैसे उलेमा वर्ग हैं, खलीफा हैं या इस्लाम धर्म है। इसने कहा कि व्यक्तिगत धर्म होना अलग की बात है, लेकिन राजकीय कार्य करना यह अलग बात है। इसमें इनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, अर्थात कोई भी इंटरफेरेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो ने, देखिए इसी कारण अमीर खुसरो की एक पुस्तक है अमीर खुसरो की एक पुस्तक है। देखिए इसमें पुस्तक में
इसकी कुछ उपाधियों की चर्चा की गई है, उपाधियों की चर्चा की गई है अलाउद्दीन खिलजी के। देखिए कौन कौन सी उपाधि है। देखिए विश्व का सुल्तान, अर्थात क्या कहा गया है इसे, विश्व का सुल्तान। दूसरा युग विजेता, ठीक है। तीसरा पृथ्वी के शासकों का सुल्तान। ठीक है। अगला जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा, इसकी कुछ उपाधियां थी, है ना। और इसकी और कुछ उपाधियां जो महत्वपूर्ण उपाधियां थी, जैसे वो क्या थी उसको भी देख लेंगे। लेकिन ये अमीर खुसरो की पुस्तक में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। और पुस्तक का नाम है, अमीर खुसरो की पुस्तक का जो नाम है जिसमें लिखा गया है उसका नाम है खजाइनुल फुतूह। यह गद्य में लिखी गई है, खजाइनुल उल फुतूह, खजाइनुल उल फुतूह के अंतर्गत इसकी जानकारी दी गई है। इसकी जो अन्य दो उपाधियां हैं वो है यामीन उल नासिरी, ठीक है। और दूसरी है अमीर उल नासिरी। अर्थात अगर कहा जाए तो यह अपने आप को खलीफा का नाइब कहता था, ठीक है। तो ये इसकी उपाधियां हो गई दोस्तों। अब कुछ महत्वपूर्ण और हैं जिससे हम लोग इसको समझ लेते हैं कि प्रशासनिक कार्य क्या थे, सैन्य कार्य क्या थे, ठीक है ना। इसके द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य और क्या थे, तो हम लोग एक एक सिस्टम को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले जैसे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन के प्रशासनिक और सैनिक सुधार, ठीक है। प्रशासनिक सुधार और आर्थिक सुधार, ये हम लोग इस टॉपिक को अगला हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं अभी, ठीक। तो अगला जो हम लोग देने जा रहे हैं, अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक और आर्थिक सुधार। तो थैंक यू दोस्तों।